तो आप सभी का क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज का जो हमारा है वह हिंदी आपकी भाषा फर्स्ट की, और आपका जो है आज की क्लास धुआंधार होने वाली है। प्रैक्टिस सेट है जिसमें आज का जो हमारा टारगेट है वह 30 में 30 का, और इसमें आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको हूबहू आपकी जुलाई में मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और यकीन मानिए कि एग्ज़ाम आने आने तक आपका जो है जो परीक्षा में बैठने का एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा हिंदी की क्लास है वह शुरू करते हैं। देखिए वह आपका हिंदी क्या पूछ रहा है। पहला आपका गद्यांश ही दे रखा है। गद्यांश को हम पढ़ते हैं, फिर हम इसका उत्तर आपको बताते हैं कि आपका क्या आ जाएगा। हम मेरे साथ देखिए, बने रहिए अंत तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे यानी 31 से 39 तक आपको उत्तर देना है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करें। तो देखिए आपको गद्यांश पूछे जाना है, ये यकीन मानिए कि आपको गद्यांश से 5 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। यानी गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। क्या कह रहा है कि शिक्षा की बैंकीय अवधारणा यानी बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्होंने वह नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना और उत्पीड़न का विचारधारा की विशेषता होती है। वह शिक्षा और ज्ञान की जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों को स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हगेलिया द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति आपका अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इसका फर्क के साथ कि दास तो आपकी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन यह छात्र अपनी इसी वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वह शिक्षक की शिक्षिता करते हैं। तो ये आपका गद्यांश था, मैंने जिसे जल्दी जल्दी पढ़ा ताकि आप बोर ना हो। और इसे चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है 31 नंबर में कि ये आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना है, ना कि अपनी तरफ से आपको केवल गद्यांश के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना है। क्या पूछ रहा है, शिक्षक की बैंकीय अवधारणा शिक्षा के किस रूप में प्रस्तुत करती है? किसके? तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। क्या? तो यही कह रहा था कि शिक्षा बैंकीय अवधारणा शिक्षा का ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया मानता है। यह स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के लिए दूसरे को प्रदान किया जाता है जिन्हें वह नितांत अज्ञानी मानते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं? क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार ही, अब मैंने पहले ही कहा था कि आपको गद्यांश के अनुसार ही बताना है कि अपनी किस वास्तविकता को ज्ञान नहीं जान पाते हैं। 32 नंबर पूछ रहा है, तो शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। क्या? तो शिक्षक जो है गद्यांश के अकॉर्डिंग छात्र शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, इस वास्तविकता का जो है ज्ञान नहीं जान पाते हैं। शिक्षक अपने छात्रों को समझ स्वयं को एवं अनावश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर देखिए 33 नंबर पूछ रहा है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए क्या अनिवार्य आपके शर्तें हैं? तो आपका हो जाएगा शिक्षक का परम ज्ञानवान। देखिए शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है, छात्रहीन है, जो छात्र होता है वह हीन होता है, यही उत्पीड़ना की विचारधारा की विशेषता है। हगेलिया द्वंद्ववाद में वर्णित वासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अज्ञान के रूप में शिक्षक अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं 34 नंबर, गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? एक मिनट, देखिए 33 था आपका, एक मिनट सॉरी। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षक की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए क्या अनिवार्य है? तो शिक्षक की उपस्थिति। तो मैंने गलती से दूसरा देख लिया था कि आपका 33 का ए हो जाएगा कि देखिए शिक्षक की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 33 का ए करेक्ट हो जाएगा। और 34 का जो था वो आपका 34 का बी था
कि गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ और छात्रहीन। फिर देखिए क्या कह रहा है कि गद्यांश में क्या कह रहा है कि गद्यांश में डैश डैश पर करारा व्यंग किया गया है। तो गद्यांश में किस पर आपका करारा व्यंग किया गया है? 35 नंबर पूछ रहा है। तो छात्र और देखिए शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है छात्र ने, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? तो जिज्ञासी है, जिज्ञास वाला है, जिज्ञासु है या जिज्ञासाशील है? तो जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासु। फिर देखिए क्या कह रहा है 37 नंबर, किस शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में आपके दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वास्तविकता है, ज्ञानवान है, विशेषता है या विचारधारा है? तो कौन सा है? तो आपकी वास्तविकता है। वास्तविकता में दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक तो आपका इक का प्रयोग हुआ है और आपका फिर दूसरे का किसका? तो आपका ता का, इक और ता का। फिर देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में निदांत शब्द का अर्थ क्या है? तो केवल है, एकांत है, बहुत है या बिल्कुल है? तो 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है बिल्कुल होता है। ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वाले लोग हैं उनके द्वारा दिया जाता है जिन्होंने नितांत अज्ञानी समझते हैं। फिर 39 नंबर क्या पूछ रहा है कि उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की किस जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रमाणिता का, प्रतिफलित का, अंतर्निहित का या प्रतिस्थापना का? तो 39 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए प्रमाणित। उन्हें देखिए क्या कह रहा है कि उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। मैं सिद्ध की जगह प्रमाणित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 40 से 44 तक सबसे उचित विकल्प को आपको चयन करना है। देखिए क्या कह रहा है 40 नंबर, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या होते हैं? तो ऑप्शन कह रहा है कि केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। बी कह रहा है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। सी कह रहा है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। या डी कह रहा है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो बच्चे जो हैं कहानी, कविता और गीतों के माध्यम से क्या करते हैं? तो 40 नंबर में यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि देखिए कि कहानी, कविता और गीत एवं नाटक के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक गतिविधियां जुड़े होते हैं। अतः इनके पठन पाठन से बच्चे अपनी सांस्कृतिक विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। फिर 41 नंबर क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है कि मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी कह रहा है कि कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी कह रहा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। या डी कह रहा है कि अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कुशलता का विकास करना। तो 41 का जो हो जाएगा बिल्कुल हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कि अपनी बात को, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता को विकसित करना। यही जो है आपका प्राथमिक स्तर को बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि आपका उद्देश्य है। फिर देखिए 42 नंबर क्या कह रहा है, लिखना क्या है? 42 नंबर पूछ रहा है लिखना क्या है? तो आपका एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता और जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए। या सी कह रही है एक तरह की बातचीत है। या डी कह रहा है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना क्या है यही पूछ रहा है 42 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपका लिखना एक आपका बातचीत है, अर्थात लिखना अभिव्यक्ति एक माध्यम है। फिर देखिए 43 नंबर पूछा, कक्षा के एक बच्चे डैश डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय जाते हैं। तो 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर, परिवार और परिवेश। कक्षा के एक बच्चे घर एवं परिवार से आपके बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 44 नंबर पूछ रहा है कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में
पढ़ाने का प्रारंभ से हो, किसी के लिए हो। तो आपका अर्थ और उद्देश्य के लिए, अक्षर और मनोरंजन के लिए, शब्द पहचान और मूल्यांकन के लिए, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य के लिए। तो कक्षा 1 हो और 2 हो, इसकी शुरुआत जो समय पढ़ाने के लिए आपका प्रारंभ डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो। तो किसके लिए हो आपका 44 नंबर में पूछ रहा है। तो आपका अर्थ है किससे, तो पढ़ाने का प्रारंभ आपका अर्थ से हो और इसका किसी उद्देश्य के लिए हो। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 45 नंबर क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ाने का प्रयास करना, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी बिल्कुल सही है कि आपको जो है चित्रकारी को स्वयं के माध्यम से परिभाषा देकर बच्चों को समझाना है। बाकी आपको ऑप्शन नंबर सी और डी ऊपर दे रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, बिल्कुल सही है। डी कह रहा है सुनी बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ये तो हमारा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जो सुनी बातों को ज्यों का त्यों दोहराना निश्चय ही प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि भाषा का कौशल जो है आपका कौन कौन से होते हैं। तो पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। क्या, तो पढ़ना, लिखना, बोलना और अंतः आपके संबंधित होते हैं और भाषा कौशल के संबंध आपके सही हैं। फिर देखिए 47 नंबर में क्या पूछ रहा है कि भाषा डैश डैश और डैश डैश के एक उत्तम साधन है। तो किससे, तो सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। या डी करे पढ़ने, लिखने और समझने। तो भाषा डैश डैश और डैश का एक उत्तम साधन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी, भाषा सोचने और महसूस करने के और चीज़ों को जोड़ने का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 में देखिए क्या कह रहा है, आज के क्वेश्चन आपके छोटे छोटे हैं और अच्छे लग रहे हैं और समझ भी आ रहे होंगे आपको। देखिए क्या कह रहा है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश डैश पर बल देता है। तो ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो आपके अनुकरण पे। किस पे, तो आपके अनुकरण पे। 49 नंबर पूछ रहा है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उस पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित किससे है। तो पठन अरुचि से, बुद्धि लब्धि से, डिस्लेक्सिया से, या डिस्लेक्सिया से, या डिस्क्राप्सिया से। तो 49 का जो हो जाएगा उसे जो आपका है डिस्लेक्सिया है। क्या, तो इसमें जो इसमें क्या होता है, तो आपकी डिस्लेक्सिया द्वारा पीड़ित है। डिस्लेक्सिया आपका पठन संबंधित विकार होता है जिससे बच्चों को पढ़ने, अक्षरों के क्रम को समझने में कठिनाई आती है। फिर देखिए 50 नंबर कह रहा है कि वायस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो आपका कविता दोहराना, कहानी सुनना, वर्कशीट करना, या परस्पर अंतः क्रिया है। तो 50 का कौन सा हो जाएगा, तो आपका परस्पर अंतः प्रक्रिया है। देखिए कि वायस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतः क्रियाओं पर आपका अधिक बल दिया गया है। फिर देखिए 51 नंबर क्या पूछ रहा है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यानी जो हमारी कक्षा में जो बच्चे हैं वह विभिन्न भाषा से और विभिन्न भूमि से आपके आते हैं। उन क्या है, तो क्या उनका देखिए कह रहा है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। तो बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि हमारी कक्षाओं में जो बच्चे हैं वह भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना आपका अनिवार्य है। फिर देखिए 52 नंबर कह रहा कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक आपका उचित तरीका क्या है। तो इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, 52 में पूछ रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए कह रहा है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है वह बच्चों को चित्रों और चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछना और इस पर आपका रुचि पैदा करना। ठीक से प्रश्नों को जवाब दे चुके हों, उन्हें वस्तुएं दिखाई देती हों, इस विषय पर उन्हें आसान बनाना, यही आपका जो है प्राथमिक स्तर पर आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है।
फिर देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो ऑप्शन कह रहा है कि लड़की ने, क्या कह रहा है कि लड़की ने किसके दाम नहीं बताया। क्या, लड़की ने किसके दाम नहीं बताया, ये तो कुछ नहीं है। लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, ये भी नहीं है। सी कह रहा है कि यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों। यही हमारा क्या है, यही जो है आपका, यदि तुम आम बेचोगे तो और क्यों बेचोगे, यही जो है आपका है भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। डी कह रहा है कि आजकल आम का दाम कितना, ये भी कोई नहीं है। तो सी ही जो हमारा है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 54 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, 54 नंबर में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, रोचक विषय वस्तु। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार रोचक और आकर्षक वस्तुएं होनी चाहिए। फिर देखिए कह रहा है 55 से 60 तक नीचे दिए गए काव्य पंक्तियों को पढ़ना है और उचित विकल्प को आपके चयन करना है। क्या कह रहा है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने का समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं न्योता, दूर देखती जिनकी पहनी आंखें भविष्य का एक चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी। आगे देखिए क्या कह रहा है फिर, जो सीधे रखते अपनी रीढ़। तो 55 में पूछ रहा है कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो ऑप्शन कह रहा है जो स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक हो। बिल्कुल सही है कि आपका देखिए प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियों में ऐसा व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो आपका स्वाभिमानी हो, साहसी हो और आपका निडर हो और झुककर समझौता करना स्वीकार नहीं करता हो। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 56 नंबर पर पूछ रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। यही पूछ रहा है कि अंधकार को चीरने वाली, या फिर कह रहा है कि दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, या सी कह रहा है कि दूरदर्शिता से लेंस। ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि व्यक्ति की दूरदृष्टि जो है आपकी आपकी दूरदर्शिता से होनी चाहिए, छोटी सोच कदापि नहीं रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 57 नंबर पूछ रहा है कि ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण देने का भाव क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, या बी कह रहा है कि उच्च कोटि का स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऊंचे से ऊंचे सपनों का नियंत्रण देने का भाव है कि ऊंचे कोटि का स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। फिर देखिए 58 नंबर पूछ रहा है तम शब्द का पर्याय क्या है। तो यामिनी, रात, अंधकार या निशा। तो तम शब्द का पर्याय क्या है, तो तम शब्द का जो पर्याय है वो आपका अंधकार होता है। तम शब्द का पर्याय आपका अंधकार होता है। यामिनी और निशा जो है वह रात्रि के पर्यायवाची हैं, यानी आपका यामिनी और निशा जो है ये आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। इधर आपका इसके बाद इंग्लिश है, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन और बचे। देखिए क्या कह रहा है, नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसका सामने झुकने की बात कही गई है। तो आप तो देखिए क्या कह रहा है कि विषम परिस्थितियों और अन्यायों के सामना। बिल्कुल आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि नहीं झुकने का जो दुनिया में, इसका आशय है कि विषम परिस्थितियों और आपके अन्याय के सामने नहीं झुकते हैं। फिर देखिए 60 नंबर क्या पूछ रहा है कि सीधी रीढ़ का आशय क्या है। तो आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या आपका अभिमानी होना। तो 60 में क्या कह रहा है कि सीधी रीढ़ का आशय क्या है, तो आपका स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, यही हमारा इसका आशय है। तो ये तो हमारे 30 क्वेश्चन जो आपके हिंदी से थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें अगर आपकी कोई। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं।